दोस्तों स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में, जहां हम लेकर आते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस न हो जाएं। दोस्तों खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। आपको बता दें कि भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 49,30,236 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 38,59,399 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 80,776 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में जानेंगे कि जिस तरीके से महामारी बड़ी तेजी से फैल रही है, अब लोगों की आखिरी उम्मीद कोरोना की वैक्सीन पर टिकी हुई है। तो हम जानेंगे कि कब तक आएगी कोरोना की वैक्सीन, और साथ ही में दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगा, अगर आपकी नौकरी भी चली गई है तो अब आपको सरकार की तरफ से 50% सैलरी यानी कि 50% सैलरी मिल सकती है, पर इसके लिए आपको करना होगा अप्लाई। और दोस्तों साथ में बता दें अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि रेल यात्रियों के लिए है बड़ी खुशखबरी, क्योंकि चलने वाली है अब ये 40 क्लोन ट्रेनें। और इसी के साथ जानेंगे दोस्तों क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ और आसान। दोस्तों अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि किस दस्तावेज से आप ड्राइविंग लाइसेंस को आसानी से बनवा सकते हैं। दोस्तों खबरों को विस्तार से जानेंगे, पर उससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए इस वीडियो के लिए एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे। और इसी के साथ दोस्तों पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कब तक आएगी कोरोना की वैक्सीन, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने संसद में दिया है ये जवाब। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र चल रहा है। संसद सत्र की शुरुआत से पहले सभी सांसदों का कोरोना टेस्ट करवाया गया था, जिसमें कुछ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए दुनिया के कई देश वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। फिलहाल वैक्सीन को लेकर अटकलें ही लगाई जा रही हैं। इन सब के बीच कोरोना की वैक्सीन देश को कब तक मिलने की उम्मीद की जा सकती है, ये सवाल संसद में भी उठा। सांसदों ने कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल पूछे, जिसका जवाब स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया कि इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना कठिन है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि संसद में ये सवाल भी उठा कि क्या सरकार ने रूस या फिर चीन की वैक्सीन को लेकर कोई औपचारिक अध्ययन शुरू कराया या नहीं। इस सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि रूसी टीके को लेकर चर्चा अभी चल रही है, कोई औपचारिक अध्ययन शुरू नहीं कराया गया है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि देश की कुछ कंपनियों की कोरोना वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में है, परंतु अभी ये कहना मुमकिन नहीं है कि ये टीका लोगों के लिए कब तक उपलब्ध होगा। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि भारत में कोरोना वैक्सीन कब तक आ सकती है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, चलने वाली है ये 40 क्लोन ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को रेल सफर की अधिक सुविधा देने के लिए स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी है। इसके साथ ही ट्रेन की वेटिंग लिस्ट की परेशानी से निजात दिलाने के लिए क्लोन ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। रेलवे अब जल्दी ही 40 क्लोन ट्रेनें चलाने जा रही है, जो यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों के बीच में चलेंगी। जिन स्टेशनों के लिए ज्यादा यात्री होंगे वहां ट्रेनों के फेरे बढ़ाने के लिए क्लोन ट्रेनें चलाई जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे ने 40 क्लोन ट्रेनों के नंबर और समय सारणी जारी कर दी है। इसमें पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे और उत्तर रेलवे सभी जोनों की क्लोन ट्रेनें शामिल हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार से नई दिल्ली के लिए क्लोन ट्रेन सहरसा के अलावा पूर्व मध्य रेल के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, राजगीर और राजेंद्र नगर स्टेशन से चलेंगी। आपको बता दें कि रेलवे ने क्लोन ट्रेनों की लिस्ट तो जारी कर दी है, लेकिन कब से चलेगी अभी ये कंफर्म नहीं किया है। हालांकि जल्दी ही चलने की उम्मीद है। रेलवे द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार अमृतसर जयानगर, नई दिल्ली लखनऊ, बेंगलुरु दानापुर, अहमदाबाद दरभंगा, दिल्ली अहमदाबाद, पटना अहमदाबाद, वाराणसी नई दिल्ली और अमृतसर बांद्रा के बीच क्लोन ट्रेनें चलेंगी। आपको बता दें कि रेलवे की क्लोन ट्रेनों में वही यात्री सफर कर सकेंगे जिनको अपने गंतव्य तक जाने के लिए वेटिंग टिकट मिलेगा। क्लोन ट्रेन की योजना से वेटिंग टिकट की सीट कंफर्म न होने की चिंता अब खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सांसदों की सैलरी में होगी 30% की कटौती, संसद में बिल हुआ पास। लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए 30% कटौती के प्रावधान वाले एक विधेयक को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। इस धनराशि का उपयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के मुकाबले के लिए किया जाएगा। निचले सदन में संक्षिप्त चर्चा के बाद संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इसके माध्यम से संसद सदस्यों के वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन किया गया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच इस अध्यादेश को 6 अप्रैल को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी और ये 7 अप्रैल को लागू हुआ था।
चर्चा में भाग लेते हुए अधिकतर विपक्षी सदस्यों ने कहा कि सांसदों के वेतन में कटौती से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार को सांसद निधि के निलंबन पर पुनः विचार करना चाहिए। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने निचले सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये कदम उनमें से एक है। दोस्तों, आगे की खबरों में जानेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ और आसान, जानेंगे कि किस दस्तावेज से होगा ये जारी, और साथ ही अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि अगर आपकी नौकरी चली गई है तो 50% सैलरी लेने का आपके पास है मौका, इसके लिए करना होगा अप्लाई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि प्याज 60 रुपए तो टमाटर 100 रुपए के पार, हरी सब्जियों के भाव पहले से ही आसमान पर, अभी और बढ़ेंगे दाम। दोस्तों आपको बता दें कि सब्जियों की कीमतें पिछले एक हफ्ते में दोगुना बढ़ चुकी हैं। लोगों की थाली से टमाटर, प्याज, आलू समेत अन्य हरी सब्जियां गायब हो रही हैं। यूं तो हर साल बरसात में हरी सब्जियां महंगी होती हैं, लेकिन आलू, टमाटर और प्याज की कीमत इस बार बढ़ने से लोगों की चिंता और बढ़ गई है। एक और तो कोरोना काल में वैसे ही लोगों की आमदनी घट गई है, रोजगार कम हुए हैं, ऊपर से सब्जियों की बढ़ी हुई कीमत ने आम जन को और भी परेशान करके रख दिया है। लॉकडाउन और बारिश के चलते देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत देश भर के सब्जी मंडियों में इस समय सब्जियों की कीमतों में लगातार ही बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी आजादपुर मंडी दिल्ली में प्याज की कीमत थोक भाव में 40 से 45 रुपए पहुंच गई है। यही सप्ताह भर पहले 15 से 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रही थी। आजादपुर मंडी के चेयरमैन आदिल अहमद खान ने बताया कि 2 सप्ताह तक सिर्फ टमाटर और बाकी हरी सब्जियों के रेट में बढ़ोतरी देखी जा रही थी, लेकिन इस समय प्याज के भाव भी बढ़ गए हैं। दिल्ली समेत आसपास के कई शहरों में रिटेल में इस समय प्याज 60 से 80 रुपए किलो के भाव पर बिक रहा है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपके शहर में सब्जियों के क्या रेट चल रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि SBI ATM से अब 24 घंटे में कभी भी कर सकेंगे OTP आधारित निकासी। जानिए कैसे काम करेगी सुविधा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने 1 जनवरी 2020 से SBI ATM के माध्यम से रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच 10,000 रुपए निकालने के लिए OTP आधारित नगद निकासी की शुरुआत की थी। बैंक ने ये कदम ATM सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए उठाया था। अब बैंक ने इसमें विस्तार किया है और 18 सितंबर 2020 से अब देश भर में SBI के ग्राहकों को 10,000 और इससे ज्यादा की निकासी के लिए उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, जिसे वे हर बार अपने डेबिट कार्ड या पिन के साथ दर्ज कर सकेंगे। 24/7 OTP आधारित नकदी निकासी सुविधा की शुरुआत के साथ ही SBI ने ATM नकदी निकासी की सुरक्षा के स्तर को भी मजबूत किया है। दिन भर इस सुविधा को लागू करने से SBI डेबिट कार्ड धारकों को धोखेबाजों, अनाधिकृत निकासी, कार्ड क्लोनिंग से बचने में मदद मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि OTP का इस्तेमाल ग्राहक बस एक लेन देन के लिए कर सकते हैं। ग्राहक जब राशि निकालने के लिए ATM का सहारा लेंगे तो ATM स्क्रीन OTP मांगेगा। वह OTP ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। OTP आधारित नगद निकासी की सुविधा केवल SBI ATM में उपलब्ध है। दोस्तों अगर आप भी SBI ग्राहक हैं तो आपके लिए ये खबर फायदे की हो सकती है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ और आसान, सिर्फ इस दस्तावेज से होगा जारी। दोस्तों आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए काम अब आसान हो गए हैं। दरअसल इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने कुछ नए नियम जारी किए हैं जिससे कई काम आसान हो गए हैं। इसका नोटिफिकेशन भी सरकार ने दे दिया है, जिसमें कि आधार का इस्तेमाल करके DL जारी करने से लेकर व्हीकल रजिस्ट्रेशन में होगा। नए नियम के मुताबिक अब आधार डेटा का इस्तेमाल ऑनलाइन सेवाओं में हो सकेगा। इसमें लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और उससे जुड़े दस्तावेजों में पता बदलने में आधार का इस्तेमाल होगा। दोस्तों आपको बता दें कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के कहने पर ये बदलाव हुए हैं। इसके पीछे मकसद DL और कार रजिस्ट्रेशन में फर्जी पते का दस्तावेज लगाने से रोकना है। अब लोग घर बैठे ही अपना काम करा सकेंगे। अगर कोई ऑनलाइन सेवाएं लेना चाहता है तो आधार ऑथेंटिकेशन से काम बन जाएगा। दोस्तों यानी कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आप घर बैठे ही अपने आधार के थ्रू इसको बनवा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि घर बैठे हैं तो 50% सैलरी लेने का है आपके पास मौका, यहाँ करना होगा अप्लाई। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट में अगर आपकी नौकरी चली गई है और आप ESIC के मेंबर हैं तो आपको 3 महीने तक सैलरी मिलेगी। इसके लिए आपको ESI के पास अप्लाई करना होगा जो ऑनलाइन हो सकता है। इस सुविधा का फायदा कम से कम 30 दिन तक बेरोजगार
रोजगार रहने पर मिलेगा। दरअसल लेबर मिनिस्ट्री ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत एवरेज वेज का 50% पेमेंट की राहत बढ़ाने का फैसला अधिसूचित कर दिया है। इससे ESI सदस्य कर्मचारियों को करीबन 50% अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा। इस फैसले से करीबन 40 लाख वर्करों को फायदा होगा। ये फायदा उन वर्करों यानी कि कामगारों को मिलेगा जिनकी 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक नौकरी गई हो। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ESIC चला रही है। इसके तहत महामारी के दौरान 3 महीने तक औसत सैलरी का 50% क्लेम मिलता है। हालांकि पहले ये सीमा 25% थी। ESIC के बयान के मुताबिक इस योजना को 30 जून 2021 तक बढ़ाया गया है। ESIC इसका फायदा बेरोजगार कामगारों को देगा। इसके लिए कर्मचारी किसी भी ESIC शाखा में जाकर सीधे भी आवेदन कर सकते हैं और वेरिफिकेशन के बाद उनके बैंक खाते में सीधे रकम पहुंच जाएगी। इसके लिए आधार नंबर की भी मदद ली जाएगी। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत कर्मचारी के पूर्व एम्प्लॉयर की कोई भूमिका नहीं होगी। योजना के तहत क्लेम की एप्लीकेशन मिलने के 15 दिनों के अंदर पैसा कर्मचारी के खाते में भेजा जाएगा। दोस्तों, इस महामारी काल में अगर आपकी भी नौकरी चली गई है और आप ESIC के मेंबर हैं तो ये फायदा आपको भी मिल सकता है। इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। जो इसमें खबर बताई गई है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं और इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि ऑनलाइन शॉपिंग की मांग बढ़ने के कारण फ्लिपकार्ट 70,000 और अमेजन 1 लाख नौकरी देगा। दोस्तों आपको बता दें कि दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन और समय पर ऑर्डर को पूरा करने के लिए अब 70,000 लोगों को हायर करने की योजना बना रही है। कंपनी त्योहारी सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग की बढ़ती डिमांड को देखते हुए बड़ी संख्या में भर्ती की तैयारी में है। आपको बता दें कि कंपनी अपने सालाना बिग बिलियन डील सेल की तैयारी में जुट गई है। इस दौरान फ्लिपकार्ट को भारी संख्या में वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अमेजन 1 लाख लोगों की नियुक्ति करेगी। कंपनी के मुताबिक ये नौकरियां अस्थायी और फुल टाइम होंगी। इसमें पैकिंग, कम समय में ऑर्डर को पूरा करने में मदद मिलेगी। अमेजन ने कहा है कि इस महीने 100 नए गोदाम, पैकेज सेंटर और अन्य सुविधा केंद्रों की शुरुआत हो रही है। इसके लिए लोगों की जरूरत है। अमेजन के वैश्विक स्तर पर गोदाम से जुड़े मामले देखने वाली एलिसिया बोले डेविस ने कहा कि कंपनी उन कुछ चुनिंदा शहरों में प्रोत्साहन के रूप में $1,000 बोनस भी देने को तैयार है जहां उसे कर्मचारी तलाशने में मुश्किल हो रही है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अक्टूबर से खुलेंगे कॉलेज, ऑनलाइन होगी पढ़ाई। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने अगले अकादमिक सत्र से सरकारी कॉलेजों के स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑनलाइन तरीके से घर बैठे पढ़ाने का प्लान तैयार कर लिया है। सरकार ने इस सत्र की पढ़ाई अक्टूबर में शुरू करने की तैयारी कर ली है। मध्य प्रदेश के हायर एजुकेशन मिनिस्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार अगले सत्र के दौरान अक्टूबर से दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कॉलेज के स्टूडेंट्स को घर बैठे ही पढ़ाने की व्यवस्था कर रही है। इस सिलसिले में YouTube की भी मदद ली जा सकती है। मोहन यादव ने बताया कि कोरोना वायरस से प्रभावित पिछले अकादमिक सत्र के लिए सूबे में ओपन बुक एग्जाम सिस्टम से आयोजित कॉलेज एग्जाम में कुल 6 लाख स्टूडेंट बैठे थे और इनके रिजल्ट इसी महीने आने की उम्मीद है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि झुग्गी विवाद पर बोले केजरीवाल, पहले सभी को मिले घर, कहीं यहाँ न बन जाए कोरोना हॉटस्पॉट। दोस्तों आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों रेलवे ट्रैक के पास मौजूद झुग्गियों पर बवाल मचा हुआ है। रेलवे ट्रैक के पास से करीबन 48,000 झुग्गियां हटाई जानी हैं। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी वालों को भरोसा दिलाया है। दिल्ली सीएम ने इस मामले पर सोमवार को विधानसभा को संबोधित किया और कहा कि जब तक आपका बेटा और आपका भाई जिंदा है, आपकी झुग्गी को नहीं हटाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने भरोसा दिलाया है कि जब भी झुग्गियां हटाई जाएगी उससे पहले आपको पक्का मकान मिलेगा। इसके लिए मुझे चाहे किसी के भी पांव पकड़ने पड़े, चाहे संघर्ष करना पड़े, लेकिन आपको हर हाल में मकान दिलवाऊंगा। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सीएम ने कहा कि पिछले 70 वर्षों में विभिन्न पार्टियों की सरकारों ने दिल्ली की प्लानिंग ठीक से नहीं की। उन्होंने गरीबों के लिए घर नहीं बनाए। साथ ही जब तक कोरोना ठीक नहीं हो जाता तब तक झुग्गी हटाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि यह इलाके कोरोना के हॉटस्पॉट बन जाए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि जया बच्चन के बयान पर रवि किशन बोले, जिस थाली में ड्रग्स आ गया उस थाली में जरूर छेद करूंगा। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह मामले में ड्रग्स की कड़ी जुड़ने के बाद सियासत और तेज हो गई है। मंगलवार को मानसून सत्र के दूसरे दिन गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने सदन में बॉलीवुड के बढ़ते ड्रग के मामले पर चिंता जताई थी। इस पर राज्यसभा सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन ने रवि किशन पर निशाना साधते हुए कहा था कि कई दिन से बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ये बात गलत है। इस पर रवि किशन ने कहा कि ड्रग्स को लेकर पहले भी आवाज उठाई थी। अब गोरखपुर से सांसद बनने का मौका मिला तो संसद में
आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि 90 के दशक में बॉलीवुड में ड्रग्स जैसा कुछ नहीं था। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन के दौर में कुछ ऐसा नहीं था, फिर बीते 10 सालों में ये केमिकल वर्ड कैसे आ गया, ये परेशान करने वाला है। रवि किशन ने कहा कि नेपाल के जरिए चीन से और पंजाब के जरिए पाकिस्तान से ड्रग्स की खेप आ रही है। ड्रग्स हमारे युवा कलाकारों को खत्म कर रहा है, दुनिया में बॉलीवुड की छवि खराब कर रहा है। मैंने सदन में ये मुद्दा उठाया था जिस पर जया बच्चन ने ध्यान नहीं दिया। जिस थाली में खाया उसी में छेद के बयान पर रवि किशन ने कहा कि मैंने करीबन 650 फिल्में की हैं, लेकिन किसी ने ना सुना होगा, न मुझे देखा होगा, किसी ने ब्रेक नहीं दिया। मैंने बंद हुए भोजपुरी इंडस्ट्री को शुरू किया, जिसके बाद देश की जनता ने मुझे स्टार बनाया। जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, जब बिग बॉस में बोला तो लोगों ने स्टार बनाया। साउथ में लोगों ने मुझे पसंद किया, लेकिन मुझे किसी ने ब्रेक नहीं दिया और ना ही खड़ा किया। अपनी बात पर जोर देते हुए रवि किशन ने कहा कि अगर जिस थाली में ड्रग्स आ गया है तो मैं उस थाली में छेद जरूर करूंगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, और आपको बता दें कि पाक की ओछी हरकत, एससीओ बैठक में दिखाया गलत नक्शा, भारत ने किया बहिष्कार। दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने मंगलवार को संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक अहम बैठक को ये कहते हुए बहिष्कार कर दिया कि पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने भारतीय क्षेत्र को पाकिस्तान के हिस्से के रूप में दिखाने वाले काल्पनिक मानचित्र का इस्तेमाल किया है। इस वर्चुअल बैठक में भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भाग लेने वाले थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पाकिस्तानी सुरक्षा सलाहकार ने गलत इरादे से वह काल्पनिक मानचित्र पेश किया जो पाकिस्तान की ओर से कुछ दिन पहले आधिकारिक तौर पर जारी किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि ये मेजबान देश की ओर से जारी सलाह का घोर अपमान है, एससीओ चार्टर के नियमों का खुला उल्लंघन है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि चीन ने चौंकाया, कहा कि यहाँ कोरोना नहीं, बड़ी आबादी को नहीं लगाएंगे वैक्सीन। चीन कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है और किसी भी कीमत पर अन्य देशों से पहले सफल वैक्सीन तैयार करना चाहता है। लेकिन चीन ने वैक्सीन को लेकर एक चौंकाने वाली बात कही है। चीन के प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि चीन अपनी आबादी को वैक्सीन देने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं चलाएगा। चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डायरेक्टर डॉक्टर गाओ फू ने कहा कि चीन में बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की जरूरत तभी पड़ेगी जब यहाँ फिर से बड़े पैमाने पर कोरोना फैले। दुनिया में फिलहाल 9 कोरोना वैक्सीन फेज 3 के ट्रायल में पहुंच चुकी हैं। इनमें से 4 चीन की हैं। हालांकि चीन कुल 8 वैक्सीन के ऊपर काम कर रहा है। कई रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि इसकी काफी संभावना है कि सबसे पहले चीन ही सफल वैक्सीन तैयार कर ले। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी बारिश हुई। मराठवाड़ा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर भारी वर्षा दर्ज की गई। दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश में भी 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हुई। वहीं तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, शेष मध्य प्रदेश, गुजरात, गंगेय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा और मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और लक्षद्वीप में 1-2 स्थानों पर बारिश देखने को मिली। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। पूर्वी बिहार, तमिलनाडु, उत्तरी आंतरिक और तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कोंकण, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, शेष बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।